तो हॉगवर्ट्स पर अब डर का साया है, तनाव एकदम अपने चरम पर है और सारे जवाब बस एक ही मायावी सुराग में छिपे हुए हैं। चलिए इस रहस्यमयी अध्याय की गहराइयों में उतरते हैं। हैग्रिड को ले जाने से ठीक पहले उसके आखिरी शब्द थे, मकड़ियों का पीछा करो। अब ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक खतरनाक खोज का दरवाजा थे जिसे खोलना हैरी और रॉन की मजबूरी थी। देखिए, डंबलडोर के बिना हॉगवर्ट्स अब सिर्फ एक स्कूल नहीं रह गया था, वो तो जैसे डर का एक किला बन गया था। ये लाइनें उस माहौल को एकदम सही बयां करती हैं। मतलब बाहर चाहे जितनी भी धूप क्यों ना हो, महल के अंदर एक ऐसी अजीब सी ठंडक थी जिसे कोई गर्मी पिघला ही नहीं सकती थी। और ये डर, ये सिर्फ एक एहसास नहीं था, ये तो स्कूल की रग रग में बस चुका था। आइए देखते हैं कि इस साये ने हॉगवर्ट्स को अपनी गिरफ्त में लिया कैसे। बाहर का नजारा कितना धोखा दे रहा था। सोचिए, आसमान एकदम नीला, बड़े बड़े फूल खिले हुए, लेकिन दीवारों के अंदर एक अजीब सी खौफनाक चुप्पी थी। यहां तक कि छात्रों की हंसी भी एकदम खोखली लगती थी, जो शुरू होते ही मानो दम तोड़ देती थी। इस डर ने हॉगवर्ट्स को एक तरह की जेल में बदल दिया था। छात्रों को झुंड में चलना पड़ता था और हर कदम पर शिक्षक पहरा देते। अब ऐसे में आज़ादी से घूमना तो बहुत दूर की बात है। हैरी और रॉन के लिए अपनी वो गुप्त जांच जारी रखना लगभग नामुमकिन हो गया था। मैडम पॉम्फ्रे के इन शब्दों में खतरे की असली तस्वीर छिपी है। मतलब हमलावर सिर्फ घायल नहीं कर रहा था, वो अपना काम पूरा करने, खत्म करने के लिए वापस आ सकता था। और यही वजह थी कि पत्थर बन चुकी हरमाइनी अब अपने दोस्तों की पहुंच से भी दूर पूरी तरह से अकेली थी। तो ऐसे घुटन भरे माहौल में हैरी और रॉन के लिए सच खोजना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया था। लेकिन उनकी ये खोज सिर्फ निराशा और रुकावटों से भरी हुई थी। उनके पास बस एक ही धागा था, हैग्रिड के वो आखिरी शब्द, एक मामूली सा सुराग जो उनकी इकलौती उम्मीद बन चुका था। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये रास्ता उन्हें किस अंधेरे में ले जाने वाला है। लेकिन सवाल यह था कि इस सुराग का पीछा करें तो करें कैसे। पूरे महल में एक भी मकड़ी नजर नहीं आ रही थी, जैसे वो भी किसी अनजाने डर से कहीं भाग गई हों। ऊपर से रॉन का मकड़ियों से खौफ और हर वक्त पहरे में रहने का नियम, ये सब उनकी बेबसी को और बढ़ा रहा था। और जब निराशा अपने चरम पर थी, ठीक तभी तनाव एक ऐसे मोड़ पर पहुंचा जहां एक विस्फोटक टकराव होना एकदम तय था। लेकिन हाँ, इस डर और शक के माहौल में एक शख्स ऐसा भी था जिसे बड़ा मजा आ रहा था, ड्रेको मैलफॉय। दूसरों का खौफ उसके लिए किसी जश्न के मौके जैसा था। वो इस पूरी अराजकता का जैसे राजा बन बैठा था। मैलफॉय का अहंकार तो उसकी बातों से साफ टपक रहा था। वो खुलेआम डींगे हाँक रहा था कि डंबलडोर को हटाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पिता है। ये उसके परिवार की उस काली और ताकतवर दुनिया की बस एक छोटी सी झलक थी। और पोर्शंस की क्लास में ये पक्षपात और भी गहरा हो जाता था। मैलफॉय की इस तरह की चापलूसी पर प्रोफेसर स्नेप्स की वो हल्की सी मुस्कान उनके उस नापाक रिश्ते की गवाही दे रही थी। वहां न्याय की कोई उम्मीद करना ही बेकार था। और फिर मैलफॉय ने सारी हदें पार कर दी। उसने हरमाइनी पर ऐसा बेरहम तंज कसा जो किसी के भी सब्र का बांध तोड़ सकता था। यह सिर्फ एक ताना नहीं था, ये तो जैसे किसी के जख्म पर नमक छिड़कने जैसा था। और बस रॉन का गुस्सा तो जैसे फट ही पड़ा। यह दोस्ती की आग थी जो किसी भी कीमत पर अपने दोस्त का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसे काबू में करने के लिए हैरी और डीन को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ गई, क्योंकि उस वक्त उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ बदला था। तहखाने के उस विस्फोटक तनाव के बाद कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। नफरत की जगह अब सुलह की एक किरण दिखाई देती है। ग्रीन हाउस के शांत माहौल में तनाव की जगह कुछ और ले रहा था। और यहीं पर एक पुराना दुश्मन दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाला था। अर्नी मैकमिलन, जो कभी हैरी पर खुलेआम शक करता था, अब माफी मांग रहा था। और ये सिर्फ एक माफी नहीं थी, ये इस बात का सबूत था कि असली खतरे के सामने अब सारे छात्र एकजुट हो रहे थे। तो ये माफी एक नए गठबंधन की शुरुआत थी। शक की सुई अब हैरी से हटकर उस असली शख्स की ओर घूम रही थी जो इस डर के माहौल का मजा ले रहा था, यानी ड्रेको मैलफॉय। लेकिन दोस्ती और इन बदलते समीकरणों के बावजूद एक सवाल अभी भी अपनी जगह पर कायम था, वो अनसुलझा रहस्य। हॉगवर्ट्स में रिश्ते भले ही बदल रहे थे, पर असली खतरा अभी तक टला नहीं था। हैरी और रॉन अब भी लगभग अकेले ही थे और उनका वो एकमात्र सुराग किसी काम का नहीं लग रहा था।
और आखिर में सब कुछ घूम फिरकर उसी एक बात पर आकर टिक जाता है, हैग्रिड का वो रहस्यमयी सुराग। यही उनकी आखिरी उम्मीद है, एक ऐसी उम्मीद जिसका पीछा करना नामुमकिन सा लग रहा है। सब कुछ बदल गया है सिवाय एक चीज के, वो गायब हो चुका सुराग। तो सवाल अब भी वही है, कोई उस चीज का पीछा कैसे कर सकता है जो वहां मौजूद ही नहीं है? यही वो पहेली है जो उन्हें सुलझानी होगी। कुछ मकड़ियां हॉगवर्ट्स की पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे देती हैं। देखिए, सब कुछ बस एक छोटी सी चीज से शुरू होता है। कई बड़ी बड़ी मकड़ियां जो एक बिल्कुल सीधी लाइन में ऐसे भाग रही थीं मानो किसी ने उन्हें आदेश दिया हो। ये कोई आम घटना नहीं थी, ये तो एक इशारा था, एक ऐसा इशारा जो उन्हें एक बहुत गहरे और अंधेरे राज की तरफ खींच रहा था। तो जाहिर है दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है, आखिर ये सब जा कहाँ रही थीं? मकड़ियों का ये अजीब बर्ताव उन्हें किस अनजाने सफर पर ले जा रहा था? वो अजीब सुराग। एक बिल्कुल आम सा दिन था, एक आम सी क्लास चल रही थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल भी आम नहीं था। हैरी की नज़र उन पर सबसे पहले पड़ी। खिड़की के बाहर मकड़ियों की एक पूरी फौज एक सीधी लाइन में ऐसे चल रही थी जैसे किसी गुप्त मिशन पर हो। और रॉन, उसे तो ये सब देख के जैसे सांप ही सूंघ गया था। हैरी ने जब और ध्यान से देखा तो उसे समझ आया, अगर मकड़ियां इसी रास्ते पर चलती रहीं तो उनकी मंजिल सिर्फ एक ही जगह हो सकती थी, निषिद्ध वन। हाँ, वही जंगल जो स्कूल के बिल्कुल बाहर था और जहां जाने की सख्त मनाही थी। इस जंगल का नाम सुनते ही रॉन की तो हालत और भी खराब हो गई, क्योंकि वो जानता था कि वो जगह कितनी खतरनाक है। तो अब सुराग मिल चुका था, मंजिल भी पता थी, लेकिन असली सवाल तो ये था, क्या वो इसका पीछा करने की हिम्मत जुटा पाएंगे? और इसी सवाल ने उन्हें एक बहुत ही खतरनाक योजना बनाने पर मजबूर कर दिया। अब देखिए, दोनों दोस्तों के रिएक्शन बिल्कुल अलग थे। एक तरफ था हैरी जो हैग्रिड के लिए कुछ भी करने को तैयार था, उसने तो फौरन इनविजिबिलिटी क्लोक के नीचे छिप कर जाने का प्लान भी बना लिया। वहीं दूसरी तरफ था रॉन जो डर के मारे घबराहट में अपनी छड़ी घुमाए जा रहा था, लेकिन दोस्ती की खातिर उसे हैरी का साथ तो देना ही था। रॉन का डर उसकी आवाज में साफ झलक रहा था। क्या उस जंगल में भेड़िए नहीं हैं? वो उन असली खतरों के बारे में सोच रहा था जो वहां उनका इंतजार कर रहे थे। हैरी ने बड़ी चालाकी से जवाब को टाला और उसे सेंटोर और यूनिकॉर्न जैसी अच्छी चीजों की याद दिलाकर शांत करने की कोशिश की। वो अभी इसी सोच में डूबे थे कि क्या करें क्या ना करें, कि तभी किसी और ने आकर उनके लिए ये फैसला कर दिया। और वो कोई और नहीं बल्कि उनके सबसे ज्यादा परेशान करने वाले टीचर प्रोफेसर लॉकहार्ट थे। जिस वक्त क्लास में हर कोई तनाव में था, प्रोफेसर लॉकहार्ट कमरे में घुसते हैं चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए, हमेशा की तरह। उन्हें हालात की गंभीरता का कोई अंदाजा ही नहीं था। लॉकहार्ट की बेखबरी यहां साफ दिखती है। उन्हें लगता है कि हैग्रिड के पकड़े जाने से सारी मुसीबतें खत्म हो गई। उनका ये घमंड और गलतफहमी हैरी और रॉन को और भी गुस्सा दिला देती है। और बस ये वो पल था जब लॉकहार्ट ने बड़े घमंड से रॉन को चुप करा दिया तो हैरी के सब्र का बांध टूट गया। उसे समझ आ गया कि कोई भी बड़ा उनकी मदद करने वाला नहीं है, ये काम उन्हें खुद ही करना होगा। लॉकहार्ट के इस रवैये से तंग आकर हैरी ने फौरन रॉन को एक नोट लेकर दिया, चलो आज रात ही करते हैं। अब ये सिर्फ एक विचार नहीं था, ये एक पक्का प्लान बन चुका था। रॉन ने नोट पढ़ा, एक गहरी सांस ली और हरमाइनी की खाली सीट की तरफ देखकर हामी में सिर हिला दिया। तो फैसला हो चुका था, अब बारी थी महल से भागने की। यह उनके इस खतरनाक सफर का पहला पड़ाव था और शायद सबसे मुश्किल भी। उनका प्लान बिल्कुल सीधा था पर खतरों से भरा हुआ। आधी रात तक इंतजार करना, फिर इनविजिबिलिटी क्लोक के नीचे छिपना, हैग्रिड की झोपड़ी से फैंग को साथ लेना और फिर मकड़ियों के पीछे पीछे जंगल में जाना। हर कदम पर एक नया खतरा था। उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा। कॉमन रूम का खाली होना मानो सदियों जैसा लग रहा था। फिर क्लोक के नीचे उन्होंने महल के अंधेरे गलियारों में अपनी तनाव से भरी यात्रा शुरू की, हर कोने में प्रोफेसरों से बचते बचाते, जब तक कि वो आज़ादी के प्रतीक उन बड़े ओक दरवाजों तक नहीं पहुंच गए। और आखिरकार वो उस मोड़ पर आ पहुंचे जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। स्कूल की सुरक्षा को पीछे छोड़कर वो सचमुच अंधेरे में कदम रखने जा रहे थे। जंगल के मुहाने पर खड़े रॉन की आवाज में एक आखिरी उम्मीद की किरण थी। शायद हमें पीछा करने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं। ये एक तरह से पीछे हटने का आखिरी मौका था, एक आखिरी उम्मीद कि शायद उन्हें इस खतरनाक मिशन पर जाना ही ना पड़े। लेकिन उसकी उम्मीदें बस एक पल में ही टूट गईं। जैसे ही हैरी ने अपनी छड़ी से रोशनी की, वो सामने थीं। मकड़ियां जंगल के किनारे पर ऐसे जमा थीं मानो उन्हीं का इंतजार कर रही हों। उनका सबसे बुरा डर सच हो चुका था। अब उन्हें उस अंधेरे में जाना ही था। लेकिन सवाल यह था कि उस अंधेरे में आखिर क्या उनका इंतजार कर रहा था। कभी सोचा है कि कोई कहानी कैसे दिल की धड़कन बढ़ा देती है?
कैसे कुछ लिखे हुए शब्द इतना डरा सकते हैं कि इंसान अपनी सीट से उछल पड़े। गहरे जंगल के सफर पर चलते हैं और समझते हैं कि एक माहिर कहानीकार कैसे डर और सस्पेंस का जाल बुनता है। सिंपल सी लाइन से, लेकिन है बड़ी डरावनी। ये सिर्फ एक लोकेशन के बारे में नहीं बता रही, नहीं, ये तो एक तरह का वादा है। एक वादा कि अब आगे का जो रास्ता है वो खतरनाक होगा, अनजाना होगा और हो सकता है वहां से वापसी भी ना हो। मतलब यहां से अब कुछ भी नॉर्मल नहीं रहने वाला। कहानी का पहला हिस्सा बहुत धीरे धीरे डर का एक ऐसा माहौल तैयार करता है जो सुनने वाले को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। यहां हर छोटी मोटी बात, हर हल्की सी आहट और हर गहरी होती परछाई आने वाले किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा करती है। और अब आता है कहानी का सबसे मजेदार, सबसे ब्रिलियंट हिस्सा। रॉन, जिसे मकड़ियों से सख्त नफरत है, उसे डर लगता है और उसे रास्ता कौन दिखा रहा है? वही मकड़ियां। मतलब सोचिए जरा, जिस चीज से उसे भागना चाहिए वही उसका अकेला सहारा है। ऐसी हालत में कोई कैसे चैन की सांस ले सकता है ना? ये टाइमलाइन देखिए, कैसे धीरे धीरे अकेलापन और घुटन बढ़ती जा रही है। पहले 20 मिनट तक एकदम खामोशी, फिर पेड़ इतने घने हो जाते हैं कि आसमान दिखना ही बंद हो जाता है, और उसके बाद और आधे घंटे तक वो अंधेरे में बस ठोकरें खा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जंगल उन्हें धीरे धीरे निगल रहा है। और ये है क्लासिक जंप स्केयर। एक मामूली सा एहसास, लेकिन उस घने अंधेरे में ये दिल दहलाने के लिए काफी है। हाँ, बाद में पता चलता है कि वो कुछ और था, पर उस एक पल के लिए तो किरदारों के साथ साथ हमारी भी सांसें अटक जाती हैं। तो अब हम कहानी के दूसरे हिस्से में हैं, जहां एक बहुत ही चालाक ट्रिक का इस्तेमाल होता है। इसे कहते हैं फॉल्स क्लाइमैक्स। ये एक ऐसा धोखा है जहां कहानीकार आपको यकीन दिलाता है कि चलो, सबसे बुरा वक्त तो गुजर गया, सिर्फ इसलिए ताकि अगला झटका और भी जोर का लगे। और यहां से डर की असली शुरुआत होती है। ध्यान दीजिए, खतरा दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ सुनाई दे रहा है, किसी अनजानी और बहुत बड़ी चीज की आवाज। सोचिए, अंधेरे में इससे ज्यादा डरावना और क्या हो सकता है? ये रॉन का रिएक्शन है। इसमें कोई बहादुरी नहीं, कोई प्लान नहीं, सिर्फ और सिर्फ खालिस डर है। ये एक बिल्कुल असली कच्ची फीलिंग है जो उस अनदेखे खतरे के सामने किसी के भी दिल में उठ सकती है, और इसीलिए ये इतनी रियल लगती है। रॉन की घबराहट से ठीक उल्टा हैरी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। उनकी ये बातचीत खतरे को और भी ज्यादा करीब और जानलेवा बना देती है। और ये जो लाइन है ना, वह सुन लेगा, बस यही एक वाक्य टेंशन को एकदम पीक पर पहुंचा देता है। घने अंधेरे और डरावनी आवाजों के बीच अचानक एक तेज, चौंधिया देने वाली रोशनी। ये माहौल में एक शॉक जैसा है जिसने सब कुछ बदल दिया। अब ये क्या हो सकता है? कोई बचाने आया है या ये खुद ही खतरा है? और ये है वो फॉल्स क्लाइमैक्स। जिस चीज को वो कोई भयानक दानव समझ रहे थे, वो तो एक जानी पहचानी चीज निकली। तो सारा डर अचानक फुर, और इसकी जगह एक गहरी राहत ने ले ली। एक पल को तो लगा कि चलो भाई, सब ठीक हो गया, बच गए, सबने चैन की सांस ली। लेकिन इसी राहत के पल में एक छोटा सा डरावना इशारा छिपा है। जंगल ने इसे जंगली बना दिया है। ये लाइन हमें धीरे से बताती है कि इस जंगल में कोई भी चीज वैसी नहीं रहती जैसी वो आई थी। ये आने वाले असली खतरे का एक बहुत ही महीन संकेत है। तो सवाल अब यही है, क्या वो सच में बच गए हैं या फिर ये किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है? ये सवाल उस राहत के एहसास को खत्म करके हमें कहानी के सबसे चौंकाने वाले मोड़ के लिए तैयार करता है। चलिए अब तीसरे और आखिरी हिस्से पर चलते हैं। इससे पहले जो राहत मिली थी ना, उसी की वजह से ये अचानक हुआ हमला और भी ज्यादा क्रूर, असरदार और भयानक लगता है। हमले से ठीक पहले हैरी की ये लाइन एक शांत लम्हा बनाती है। उन्हें लग रहा है कि सबसे बड़ा खतरा टल चुका है और अब बस रास्ता ढूंढना है। ये वही शांति है जो अक्सर एक भयानक तूफान से ठीक पहले होती है। और ये देखिए क्या शानदार तरीका है। खतरा हैरी को सीधे दिखाई नहीं देता, उसे रॉन के चेहरे पर दिखता है, जो हैरी के पीछे किसी चीज को देख रहा है। कभी कभी डर को किसी की आंखों में देखना उसे सीधे देखने से कहीं ज्यादा खौफनाक होता है। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए कि हमला दिखाया कैसे गया है। उसे टुकड़ों में महसूस कराया गया है। मतलब राइटर आपको हमलावर दिखाता नहीं है, वो तो सीधा आपको हमले के बीच में ही फेंक देता है। एक क्लिक की आवाज, कोई रोएदार चीज पकड़ लेती है, आप जमीन से ऊपर उड़ जाते हैं। ये सब इतना तेजी से होता है कि आपको सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिलता, और बस यही बात इसे इतना डरावना बनाती है। और अब जब किरदार पूरी तरह से फंस चुके हैं, बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तब जाकर उस जीव का खुलासा होता है। ये वही डर है जिसकी नींव कहानी की शुरुआत में रॉन की मकड़ियों की चिंता से रखी गई थी, और अब वो अपने सबसे भयानक रूप में सामने है। तो अंत में ये सवाल, कहानी हमें ठीक उसी जगह पर छोड़ देती है जहां किरदार हैं, डर, अनिश्चितता और एक अनजान भविष्य के साथ।
यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असली डर किसी दानव में नहीं बल्कि उस अनजानेपन में होता है। और यही तो एक शानदार कहानी की पहचान है। ये एक ऐसा पल है जो दोस्ती, डर और जिंदा रहने की जंग की हर हद को पार कर देता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन से। हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ लिया गया है और वो खुद को एक अनजान अंधेरी जगह पर पाता है। उसे कोई अंदाजा नहीं है कि वो कहाँ है, लेकिन बहुत जल्द उसके सामने एक ऐसा सच आने वाला है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जो नज़ारा उसके सामने आता है वो तो उसके बुरे से बुरे सपनों से भी परे है। जैसा कि कहा गया है, वो सबसे बुरा दृश्य था जो उसने अपनी आंखों से कभी देखा था। सिर्फ ये एक लाइन ही हमें बता देती है कि आने वाला खतरा कितना भयानक होने वाला है। और ये कोई मामूली मकड़ियां नहीं है, नहीं, ये मालगाड़ी के घोड़ों जितनी बड़ी हैं। सोचिए जरा, विशालकाय, 8 आंखों वाली, काली और बालों से ढकी हुई। ये सुनते ही डर का लेवल एकदम से बढ़ जाता है। और फिर मकड़ियों का राजा सामने आता है, अरागोग। वो अपने धुंधले गुंबद जैसे जाले से धीरे धीरे बाहर निकलता है। वो अंधा है, बहुत पुराना है और एक छोटे हाथी जितना बड़ा है। उसकी दूधिया सफेद आंखें और बोलने की काबिलियत उसे और भी ज्यादा डरावना बना देती है। आरेगोग का पहला हुक्म इतना क्रूर और सीधा है कि यकीन नहीं होता। कोई सवाल नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस एक ठंडा बेपरवाह मौत का फरमान, मार डालो इन्हें। मैं सो रहा था। यह साफ है कि यहां इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है और बचने की कोई उम्मीद भी नहीं। लेकिन मौत के इस अंधेरे में उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखती है। एक बहुत ही तनाव भरी बातचीत शुरू होती है जहां सिर्फ एक नाम शायद जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय कर सकता है। दोनों के बीच की बातचीत में गजब का तनाव है। एक तरफ हैरी है जो हैग्रिड का नाम लेकर किसी तरह जान बचाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ अरागोग जो पहले तो शक करता है पर धीरे धीरे उसकी दिलचस्पी बढ़ने लगती है। बहुत ही नाजुक मोड़ है ये। और बस यही वो बात है जो सब कुछ बदल देती है। हैरी बताता है कि उनके दोस्त हैग्रिड पर एक बहुत ही भयानक इल्जाम लगा है और उसे कैद कर लिया गया है। ये खबर सुनते ही अरागोग का पूरा ध्यान खिंच जाता है और बातचीत का रुख ही बदल जाता है। अब कहानी हमें अरागोग के अतीत में ले जाती है और उस सच्चाई का उजागर करती है जिसकी वजह से हैग्रिड को सालों पहले स्कूल से निकाल दिया गया था। अरागोग गुस्से में इस बात से साफ इनकार कर देता है कि वो रहस्यमयी तहखाने का मॉन्स्टर है। वो जोर देकर कहता है कि वो महल में पैदा ही नहीं हुआ था, बल्कि उसे तो एक यात्री ने अंडे के रूप में हैग्रिड को दिया था। तो अरागोग का सफर एक अंडे से शुरू हुआ और जंगल में एक बहुत बड़ा परिवार बनाने तक पहुंचा। ये कहानी हैग्रिड के साथ उसके गहरे रिश्ते को दिखाती है और उस नाइंसाफी को भी, जब दोनों पर एक ऐसा जुर्म थोप दिया गया जो उन्होंने किया ही नहीं था। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, वो सवाल जो हैग्रिड को हमेशा के लिए बेगुनाह साबित कर सकता है। क्या अरागोग ने सच में कभी किसी पर हमला किया था? और जवाब मिलता है, अरागोग साफ मना कर देता है। वो मानता है कि इंसानों को नुकसान पहुंचाना उसकी फितरत में है, लेकिन हैग्रिड के सम्मान की वजह से उसने ऐसा कभी नहीं किया। यही वो सबूत था जिसकी हैरी को सख्त जरूरत थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जैसे ही एक गुत्थी सुलझती है, एक और ज्यादा खौफनाक रहस्य सामने आ खड़ा होता है। अगर अरागोग नहीं तो फिर असली मुजरिम कौन था? तो हैरी अगला सवाल पूछता है कि अगर अरागोग कातिल नहीं है तो कौन है? इस सवाल के साथ ही वो अनजाने में बातचीत को एक बहुत ही खतरनाक और अप्रत्याशित मोड़ दे देता है। इस सवाल का असर फौरन होता है। मकड़ियों के पूरे झुंड में एक अजीब सी बेचैनी फैल जाती है। उनकी क्लिक क्लिक की आवाजें तेज हो जाती हैं और वो गुस्से में अपने लंबे पैर हिलाने लगती हैं। माहौल में तनाव एकदम से बढ़ जाता है। और फिर अरागोग एक ऐसा सच उगलता है जिससे रोंगटे खड़े हो जाएं। वो बताता है कि महल में एक और मॉन्स्टर है, एक ऐसा प्राणी जिससे ये विशाल मकड़ियां भी खौफ खाती हैं। जब हैरी और जानने की कोशिश करता है तो अरागोग गुस्से से उसे चुप करा देता है। वो कहता है कि मकड़ियां उस प्राणी का नाम तक नहीं लेती, और जैसे ही वो ये बोलता है, मकड़ियों का घेरा और कस जाता है। एक साफ इशारा कि ये बातचीत अब खत्म हो चुकी है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे दिल दहला देने वाले मोड़ पर, जहां उम्मीद बेरहमी से कुचल दी जाती है और जाल का असली घातक मकसद सामने आता है।
बढ़ते हुए खतरे को भांपकर हैरी भागने की एक आखिरी कोशिश करता है और कहता है, तो हम अब चलते हैं। लेकिन एरेगॉग का जवाब इतना धीमा और ठंडा होता है कि वो खून जमा देता है। जाओगे? मुझे नहीं लगता। ये कहानी का आखिरी और सबसे डरावना मोड़ है। और यहीं पर एरेगॉग का असली डरावना तर्क सामने आता है। वो समझाता है कि हाँ, उसके बच्चे उसके कहने पर हैग्रिड को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन वो उन्हें ताजे शिकार से मना भी तो नहीं कर सकता जो खुद चलकर उनके बीच आ गया हो। ये लाइन उनकी किस्मत तय कर देती है। मैं उन्हें ताज़ा गोश्त से मना नहीं कर सकता। इस एक वाक्य के साथ ही वो जगह एक मौत के गड्ढे में तब्दील हो जाती है। और इस एक ठंडी सी विदाई के साथ ये सीन यहीं खत्म हो जाता है। अलविदा हैग्रिड का दोस्त। एक ऐसा क्रूर क्लिफहैंगर जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आगे क्या भयानक हुआ होगा। जरा सोचिए, एक घना अंधेरा जंगल और आप चारों तरफ से घिर चुके हैं, हजारों नहीं लाखों चमकती आंखों से जो सिर्फ आपको ही घूर रही हैं। हर तरफ से एक डरावनी क्लिक क्लिक की आवाज आ रही है। भागने का कोई रास्ता नहीं, कोई उम्मीद नहीं। हाँ, मकड़ियों की एक जीती जागती चलती फिरती दीवार। ऐसे में ना दिमाग बिल्कुल सुन्न हो जाता है। हैरी ने अपनी छड़ी तो निकाली, पर उसे भी पता था कोई फायदा नहीं। वो इतनी ज्यादा थी कि लड़ना बेकार था। शायद यही अंत है। बस अपनी आखिरी सांस तक लड़ना ही उनके बस में था। और ठीक उसी पल जब लगा कि सब खत्म, अंधेरे को चीरती हुई एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। एक ऐसी मदद जिसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। अचानक एक तेज रोशनी और एक गगनभेदी आवाज ने पूरे जंगल को हिला दिया। वो जो डरावनी क्लिक क्लिक की आवाज थी ना, वो एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। ये क्या था? कोई इंसान या कोई और बड़ा जानवर? वो कोई जानवर नहीं था, वो थी मिस्टर वीजली की पुरानी जादुई फोर्ड एंग्लिया। अरे हाँ, अपनी हेडलाइट्स चमकाते जोर जोर से हॉर्न बजाते हुए वो मकड़ियों की पूरी फौज को रौंदती हुई नीचे आ रही थी। ये सिर्फ एक कार नहीं थी, ये एक तरह से एक हीरो की एंट्री थी जो इन्हें बचाने आई थी। और फिर तो सब कुछ इतनी तेजी से हुआ, फटाक से दरवाजे अपने आप खुले। रॉन ने जैसे तैसे फैंग को अंदर धकेला, वो खुद अंदर कूदे और धड़ाम, दरवाजे बंद। कार का इंजन गरजा और वो बिना किसी ड्राइवर के उन्हें उस खौफनाक जगह से बाहर निकाल ले गई। लेकिन उस जानलेवा खतरे से बचना तो बस कह सकते हैं आधी लड़ाई थी। असली जंग तो अब उनके दिमाग के अंदर शुरू होने वाली थी। रॉन की हालत बहुत खराब थी। मतलब वो इतना ज्यादा डर गया था कि उसका शरीर भी उसका साथ नहीं दे रहा था। वो जो भयानक मंजर था ना, वो बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था और उस खौफ ने उसे अंदर तक हिला के रख दिया था। और होता क्या है ना, जब डर हद से बढ़ जाता है तो वो अक्सर गुस्से में बदल जाता है। रॉन के साथ भी यही हुआ। उसे लगा जैसे उसके अपने दोस्त हैग्रिड ने ही उसे धोखा दिया है, कि हैग्रिड ने जानबूझकर उन्हें मौत के मुंह में भेज दिया। और यहीं पर इन दो दोस्तों के बीच का एक बहुत बड़ा फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ रॉन था जो सदमे और गुस्से में डूबा हुआ था, और दूसरी तरफ है हैरी, जिसका दिमाग उस खौफ के बीच भी कुछ और ही हिसाब किताब लगा रहा था। वो उस बुरे अनुभव से भी जानकारी के टुकड़े जोड़ने में लगा था। हैरी ने रॉन को समझाने की कोशिश की। रॉन, जरा सोचो, आर्गुक ने क्या कहा था कि वो लड़की बाथरूम में मरी थी। इसका मतलब साफ है, हैग्रिड ने राजों का तहखाना नहीं खोला। वो बेकसूर है। देखिए, उस जानलेवा हालात में भी हैरी ने सबसे काम की बात पकड़ ली थी। ठीक है, जान तो बच गई, पर अब एक नई तरह की बेचैनी थी। सवाल अब भी मुंह बाए खड़ा था, और जवाब का तो कहीं अता पता ही नहीं था। हैरी के दिमाग में सब कुछ गोल गोल घूम रहा था। अच्छा, तो असली राक्षस कौन है? लोगों को पत्थर कैसे बनाया जा रहा है? 50 साल पहले रिडल ने आखिर पकड़ा कैसे था? और स्लाइदरिन का असली वारिस कौन है? हर सवाल के आगे एक दीवार खड़ी थी। हर सुराग एक बंद गली में जाकर खत्म हो रहा था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अब वो और क्या कर सकते हैं। ऐसा लग रहा था मानो वो एक भूल भुलैया में फंस गए हैं, जहां हर रास्ता बंद है। बस जांच पूरी तरह से ठप पड़ चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी जवाब ठीक तब मिलता है जब आप उसे ढूंढना छोड़ देते हैं। आधी रात को जब दिमाग थक कर बिल्कुल शांत हो जाता है। हैरी बस सोने ही वाला था जब अचानक मकड़ी की कही हुई एक छोटी सी बात उसके कानों में गूंज उठी। एक ऐसा सुराग जिसे सबने नजरअंदाज कर दिया था, और शायद वही उनकी आखिरी उम्मीद थी। वो लड़की बाथरूम में मरी थी। मकड़ी के ये शब्द और हैरी के दिमाग में बिजली सी कौंधी। एक सवाल, क्या हो अगर वो लड़की कभी उस बाथरूम से बाहर गई ही ना हो? क्या हो अगर वो आज भी वहीं हो?
और बस उसी पल पहेली के सारे बिखरे हुए टुकड़े अपनी अपनी जगह पर आके जुड़ गए। एक भूत जो सालों से लड़कियों के बाथरूम में रोती रहती है। रॉन ने भी हैरानी से पूछा, कहीं तुम रोने वाली मर्टल की बात तो नहीं कर रहे? 50 साल पुराना एक राज एक भूत से जुड़ा हुआ था। वो लड़की कहीं नहीं गई थी, वो हमेशा से वहीं थी।